वेलकम टू द चैनल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल। मैं आपसे पहली रिक्वेस्ट तो ये करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि जी अगर हमने आपसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो हम किस तरीके से करें। तो उसका सबसे आसान हल ये है कि एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन आपको ऑफिस का नंबर आ रहा होगा, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने टेलीफोन अपॉइंटमेंट का भी सिलसिला शुरू किया हुआ है। उसमें यह कि एक बड़ी नॉमिनल सी फ़ी है जो आपको टेलीफोन अपॉइंटमेंट के लिए देनी पड़ती है, वो आप पेपैल के थ्रू दे सकते हैं। उसमें जो आप नंबर प्रोवाइड करेंगे उस पर मैं कॉल करूँगा और मैं फिर आपको टेलीफोन एडवाइस दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल एंड कीप वॉचिंग इमिग्रेशन विद तारिक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता है, अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुए। उसके अलावा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा, एंड थैंक यू सो मच, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कि सोशल मीडिया पे भी शो को सपोर्ट कीजिए एंड शेयर कीजिए। उससे ये होता है कि कभी कभी कुछ लोगों के ऐसे सवाल होते हैं जो शो में रिपीट होते हैं, तो वो शो देखने से उनको उसका भी पता चल जाता है। बट थैंक यू सो मच जो लोग सोशल मीडिया पे शो को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ कंटिन्यू विद योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच आपके पेशेंस का। अब हम लोग अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो यूके नेशनल है, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि क्या मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे भाई को इनविटेशन लेटर भेज सकते हैं फॉर विजिट वीज़ा इन यूके, और मेरे हस्बैंड यूनिवर्सल क्रेडिट भी ले रहे हैं, तो क्या इन सब से इनविटेशन लेटर पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा? थैंक यू सो क्योंकि मच। मैं अभी तक डिपेंडेंट हूँ अपने हस्बैंड पर एज अ स्पाउस वीज़ा। सेकंड एक्सटेंशन मेरी हो चुकी है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, पहली बात है कि जो यहाँ से स्पॉन्सर होता है, मैं पहले भी अपने शो में जिक्र कर चुका हूँ कि 90% बल्कि 95%, 98% स्पॉन्सर से कभी इनको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होता। और वैसे भी स्पॉन्सर सिर्फ ये बात लिख रहा होता है कि मैं उनको अपने घर के अंदर जगह दूंगा। तो अगर आपने बेशक काउंसिल से भी अपना घर लिया हुआ और अगर काउंसिल आपको परमिशन देती है कि मेहमान आके आपके घर में 1 हफ्ते, 3 महीने या 2 महीने के लिए रह सकते हैं, देन इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अब वो बेनिफिट ले रहे हैं, यूनिवर्सल क्रेडिट ले रहे हैं, डज नॉट मैटर, बिकॉज वो ये नहीं कह रहे कि मैं पूरे इनके ट्रिप की सपोर्ट दे रहा हूँ, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इनको अकोमोडेशन दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन की तरफ। एक बात याद रखें जो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं 98% होम ऑफिस का ध्यान होता है या 95% होम ऑफिस का ध्यान होता है कि एप्लीकेंट के फाइनेंशियल एंड फैमिली सर्कमस्टेंसेस क्या हैं एंड ये वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, यानी कि उनकी होम कंट्री से टाइज क्या है। फाइनेंशियल एंड फैमिली सर्कमस्टांसिस में जो लोग सबसे बड़ी गलती विजिट वीज़े में करते हैं कि जी अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा देंगे, और यकीन करें आज तक मैंने नहीं देखा इवन सैलरी पे भी बंदे की सैलरी बैंक स्टेटमेंट से मैच कर रही हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, या एप्लीकेंट के लिए बात कर रहा हूँ, कि वो एक एक क्रेडिट एंड एक एक डेबिट की एक्सप्लेनेशन दें ताकि जो उनका मंथली खर्चा है पाकिस्तान में वो एक्सप्लेन हो सके होम ऑफिस को। स्पेशली अगर वो कह रहे हैं कि जी सेविंग में 10,000 पाउंड पड़ा है, उसमें से 5,000 पाउंड वो विजिट पे लगा रहे हैं, तो होम ऑफिस आगे से कहता है कि जी आप 50% अपनी सेविंग का सारा विजिट पे अगर लगा देंगे तो फिर ये किस टाइप का विजिट है। तो इन चीज़ों को आपने ख्याल में रखना है। और जहाँ तक टाइस की बात है, जारी बात है पीछे एक बंदे की जायदाद है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और अगर बच्चे नहीं है बाकी फैमिली यूनिट बैठा हुआ है, तो या नौकरी होगी उस बंदे की, वो या बिजनेस होगा, वो सारा एक्सप्लेन करना है कि जी मैं इन वजूहात की वजह से अपने मुल्क वापस आऊँगा, और वो सारा एविडेंस लगाना है। तो कहने का मेरा मतलब है, पता नहीं क्यों लोग विद ड्यू रिस्पेक्ट यू बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं स्पॉन्सर को, जबकि स्पॉन्सर की कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन विजिट एप्लीकेशंस पे नहीं है। इम्पॉर्टेंट है एप्लीकेंट की। स्पॉन्सर्स की इंपॉर्टेंस होती थी 2012-13 में, जब विजिट वीज़े पे राइट ऑफ अपील मिलती थी कि जी फिर स्पॉन्सर आपका रिश्तेदार है तो राइट ऑफ अपील मिलेगी, वरना प्रॉब्लम होता था। अब वो सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड आई विश द बेस्ट ऑफ लक टू योर ब्रदर्स एप्लीकेशन। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जनाब, मैं आपसे पूछना 2 क्वेश्चन चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि आज मेरी वो केस मैनेजमेंट था, तो मुझे आज जाना था वाइफ के साथ, लेकिन मेरे वकील ने बोला कि आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लास्ट मिनट पे उसने मुझे मना कर दिया, वो खुद गया और उसने खुद ही, और शाम को भी उसका फ़ोन आया और उसने बोला कि
उसने अपनी अवेलेबिलिटी दे दी है 2-3 महीने की, तुम्हें लेटर मिल जाएगा। तो मुझे उसने कुछ डिटेल में बताया नहीं। मुझे आपसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं कि ऐसा हो सकता है कि मैं नहीं जा गया तो चलेगा जो केस मैनेजमेंट हियरिंग में, एक ये, और दूसरा मेरा केस सीसीडी लीड्स वाला है। तो मुझे केओ के हवाले से आपने जो 200 पहले आपने समझाया था पूरा कि केओ बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है आया है, तो उसके हवाले से मुझे अपना 2 चीज कंसिडर करनी होती है बच्चे के हवाले से, क्योंकि मेरी बीवी और बेटा ब्रिटिश है, मैं 18 साल से इधर हूँ। तो मुझे अब एक ही चीज प्रूव करनी होगी कि मेरा बेटा वापस जाएगा तो उसका अच्छा नहीं होगा ये, तो उसके ऊपर आप थोड़ा फोकस डाल सकते हो प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें जी, पहली बात ये होती है कि जो केस मैनेजमेंट हेयरिंग होती है उसमें क्लाइंट को आने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और वो बात करते हैं। नॉर्मली तो केस मैनेजमेंट हेयरिंग्स आजकल पेपर पे ही हो जाती हैं, बट कभी कभी केस मैनेजमेंट हेयरिंग इन पर्सन भी होती है, तो उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी उस अगर आप अपना अभी भी जाके केस मैनेजमेंट हेयरिंग का जो नोटिस ऑफ अपील आया उसमें पढ़ें तो क्लियरली लिखा होगा कि एप्लीकेंट को आने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव आए अगर आना चाहते हैं। वो डिपेंड करता है कि जज ने डायरेक्शन क्या दी है। और अगर आपने मेरा पुराना शो देखा है तो उसमें आपने ये भी देखा होगा कि उसमें ये भी मैंने जिक्र किया था कि केस मैनेजमेंट हियरिंग इसलिए होती है कि जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है, स्पेशली आपका एक क्रिमिनल केस वर्क है, यानी कि आपको एक ज़माने में सज़ा हुई है और आप प्रिजन से बाहर निकले हैं, तभी सीसीडी वाले आपका केस हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें बड़ी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट होती है जिसमें सेंटेंसिंग रिमार्क्स, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट और पुलिस की कोई स्टेटमेंट्स हैं जो साथ लगती हैं। तो CMR नॉर्मली इसलिए होती है कि आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से पूछ लिया जाए कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको क्रिमिनल लॉयर से मिल गए, यानी बिकॉज होम ऑफिस ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके नहीं देता। तो पहली बात ये है कि आपको ये फिक्र थी कि मैं CMR हियरिंग पे नहीं गया तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आपने आगे आके बोला कि जी केओ नाइजीरिया वो केस लॉ था, लेकिन देखें पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आप पे टेस्ट अप्लाई होगा कि जी मेरे बच्चे हैं और मेरी वाइफ है, वो रीज़नेबल वाला टेस्ट नहीं है। जिस तरह आम लोग होते हैं ना जो कहते हैं जी मेरा बच्चा ब्रिटिश है, मुझे यहाँ रहने दिया जाए, तो उस पर जो टेस्ट होता है वो होता है कि जी अनरीज़नेबल है बच्चे को यहाँ से वापस भेजना, तो उसका बार बड़ा लो होता है। जो आप पे टेस्ट अप्लाई होगा वो होगा ड्यूली हार्श वाला, तो वो बार काफ़ी उसकी हाई है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज़ कि आप, और ये मैं हर एक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप अपना केस तैयार करते हैं कोर्ट के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और थोड़ा सा अगर आपका खर्चा भी लगता है इसमें कोई बुरी बात नहीं, बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी का मामला है, प्लीज़ कि आप अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव से पूछें कि जी सबसे पहले हमें बताएं कि कोर्ट जाके कौन लड़ रहा है, आप लड़ रहे हैं या आप आगे किसी एडवोकेट या बैरिस्टर को बुक कर रहे हैं। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं जी मैं खुद आपका केस कोर्ट में जाके लड़ रहा हूँ, तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप उससे बैठ के पूछ सकते हैं कि भाई लुकिंग एट माई केस आपके ख्याल से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आपको चाहिए था वो पूरा है या नहीं, यानी कि इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आप केस लड़ सकेंगे या नहीं, या आप चाहते हैं कि कोई और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। अगर वो कहता है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने दिया मैं इससे बड़ा मुतमईन और मैं जाके केस लड़ सकता हूँ, एक्सीलेंट। कभी कभी ये होता है कि जब आप अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को केस दे रहे होते हैं तो उन्होंने केस नहीं लड़ना होता, उन्होंने आगे बैरिस्टर बुक करना पड़ता है। और यकीन करें इट्स टू लेट अगर बैरिस्टर एक रात पहले या एक दिन पहले डॉक्यूमेंट पढ़ रहे और वो कहता है यार मेरी नज़र में कुछ ज़्यादा हो सकता था, इट्स टू लेट फॉर यू टू सबमिट दोज डॉक्यूमेंट्स बिकॉज अब आप हियरिंग पे जा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लीगल रेप से पूछें कि जी मुझे बताएं आप कौन सा मेरे लिए बैरिस्टर बुक कर रहे हैं और हम उससे मीटिंग करना चाहते हैं या हम उससे टेलीफोन पे बात करना चाहते हैं। मीटिंग इज़ बेटर। जाहिर बात है बैरिस्टर्स मीटिंग का आपसे पैसा लेंगे, डो नॉट वरी, जो वो लेते हैं पे करें बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी का मामला है। और जब आप मीटिंग बैरिस्टर से करें तो आप उनसे कह सकते हैं कि जी हमें ये बताएं कि ये हमारा केस है, हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको लगता है हमें लगाने चाहिए अपने केस पे, कौन सा टेस्ट है जो होम ऑफिस या जो कोर्ट हम पे अप्लाई करेगा, तो बताएं क्या हमारा केस उस टेस्ट के मेयार पे पहुंचता है या नहीं पहुंचता। एंड मैं कभी कभी शॉक हो जाता हूं लोगों के केसेस देख के कि जी अगर ये थोड़ा सा खर्चा कर देते किसी ऐसे बंदे के साथ जो कोर्ट खुद जाता है तो उनका ये केस इतना ख़राब नहीं होता कि उनको फिर अपीलों पे अपीलें और कोर्ट ऑफ अपील तक जाने की ज़रूरत पड़ती, और वो सारा कॉस्टली होता है। एक छोटी सी कॉस्ट बचाने के लिए आप इतना ज़्यादा फिर पैसा खर्च करते हैं। सो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्पेशली कोर्ट में जा रहे हैं तो प्लीज़ पूछ लें कि आपके लिए केस कौन लड़ रहा है कोर्ट के अंदर जाके,
और फिर उस बंदे से पूछें कि जी आया ये जो एविडेंस है ये इनफ है या नहीं, या मैं किस टाइप का एविडेंस पेश करूं कोर्ट के लिए। बिकॉज जो बंदा आपके लिए कोर्ट में जा रहा है उसको एग्जैक्टली पता होता है कि लॉ क्या है और लॉ की शर्तें क्या है जिसकी बेसिस पे आपने केस को फिट करना होता है। आपको उससे बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल के, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई कैसे हैं आप? ठीक मैं बिल्कुल खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मेरा ये छोटा सा क्वेश्चन है कि हमको ये 7 ईयर बेस पर मुझे मेरी फैमिली को 2.5 साल के जो ना लीव मिली थी, ठीक है, 10 ईयर रूट पर। तो अब एक्सटेंशन है मेरी नेक्स्ट मंथ। तो मुझे ये बता दें कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस लीव की जो फैमिली और प्राइवेट लाइफ पर मिली है, और दूसरा ये कि इसका जो फाइनेंशियल जो मुझे दिखाना शो करना है उनको, क्या ये पूरे 2.5 साल का दिखाना पड़ेगा या मैं सिर्फ अभी दिखा दूं? क्योंकि पहले 1.5 साल मैं रहा हूँ उस पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर। तो अभी मैंने कुछ अर्सा हुआ है, तो 3-4 माह हुए मैंने ना अब जॉब शुरू कर दी है, तो मेरे पास अभी सैलरी स्लिप है। तो मैं क्या करूँ, उनको पूरे 2.5 साल का सारा रिकॉर्ड दूं या मैं सिर्फ ये, तो मेरे पास 4 महीने की सैलरी स्लिप है इसी पर मैं उनको भेज दूं? और क्या प्रोसीजर, ये जरा प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दें इसका। और कोई इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट है? ओके, थैंक यू सो मच। देखें, जब आप लोगों को वो 10 ईयर रूट पे डालते हैं तो एक तो उन्होंने आपको प्रॉमिस कर दिया है कि जी हम आपको फैमिली को वीज़ा देते रहेंगे अगले 10 साल तक, सब्जेक्ट टू कि आपके कैरेक्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप कोई इलीगल एक्टिविटीज़ मुल्क में ना करें। तो एज़ लॉन्ग एज़ आपका कैरेक्टर ठीक है, कोई और इश्यूज़ क्रिमिनल आपके साथ नहीं है, वो आपको एक्सटेंशन देते रहेंगे। ये उन्होंने आपको एक तरह से प्रॉमिस किया था जब उन्होंने आपको पहली दफ़ा वीज़ा दिया था। तभी आप अपना पहला डिसीजन पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि जी आपको 10 ईयर रूट पर डाला है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऐसा आपकी कोई नहीं है। जो लोग 10 ईयर रूट के ऊपर होते हैं अंडर फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ, अगर आप अपना लेटर पढ़ें उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसा आपको कोई 2.5 साल, 1 साल या 6 महीने की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट नहीं करने की ज़रूरत। एज लॉन्ग एज आप पब्लिक फंड्स नहीं ले रहे, यू आर फाइन। और जारी बात है, जो लोग पब्लिक फंड भी लेते हैं वो रिकोर्स टू पब्लिक फंड के अंदर उनका इशू अगर होम ऑफिस चाहे तो कर सकता है, लेकिन देखने में आया है क्योंकि बच्चे उनके क्वालिफाइंग चिल्ड्रन होते हैं, होम ऑफिस दे देता है। लेकिन अगर होम ऑफिस सख्ती करना चाहे तो जो लोग बेनिफिट्स ले रहे हैं वो ब्रीच कर रहे हैं अपने वीज़ा कंडीशन की, होम ऑफिस उन पर सख्ती कर सकता है, बट वी नॉट गोइंग टू गो देयर। तो ऐसा कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है और कोई आपका इंग्लिश टेस्ट वगैरह भी नहीं है। आपने बस सिंपल अपनी एक्सटेंशन करते रहना है। जो फॉर्म है वो FLR FP है। जब एक शौक आपको लगेगा, शायद आप पहले अपीलों में जीते हो या बड़े अरसे बाद अपना केस आपका लगाओ, कि 2100 पर एप्लीकेंट फ़ी है उस एप्लीकेशन की। तो अक्सर लोग जिनका कभी अपीलों पे पुराने केस असाइलम के बाद 7 ईयर पे लगते हैं और फ्री में लग जाते हैं, जब 2.5 साल बाद एक्सटेंशन की बारी आती है और 6 फैमिली मेम्बर हैं, उनको एकदम एहसास होता है कि 12,000 पाउंड उन्होंने फ़ी देनी है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की फ़ी हटा के। तो बस उसका ख्याल रखें कि जो आपकी फ़ी है वो 2100 है पर एप्लीकेंट। आई डोंट नो हाउ मेनी चिल्ड्रन एंड फैमिली मेंबर्स यू हैव, बट इन चीज़ों का बस आप ख्याल रखें। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू सो मच यार। सर, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा है, पूरा वीक वेट करते रहते हैं, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं सर थैंक यू सो मच। और 2.5 पाउंड आपके मार्केटिंग के शौक पक्के से देखते हैं, पूरा वीक वेडनेसडे का वेट करते रहते हैं। सर एक क्वेश्चन है, ये ब्रेग्जिट के बारे में थोड़ा सा थोड़ी सी बता देंगे कि अभी जैसे कि मोस्ट लाइकली लग रहा है कि ब्रिटेन जो है वो विदाउट डील निकल जाएगा यूरोप से ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो अगर ये निकल जाता है तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है इसके दौरान भी जो यूरोपियन यहाँ पर है वो अपने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करके पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ से भी है बंदे बुला सकता है या वो खत्म हो जाएगा? क्योंकि मेरे काफी जानने वाले जो यूरोप में अगर ब्रिटिश वहाँ जाके अपने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने तो हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जी जब तक कोई डील नहीं होगी आप समझें कि आप ट्रीटी राइट वाला जो सिलसिला है वो खत्म समझें। तो ये पूछना था कि इधर भी ऐसा ही होगा या वो ट्रांजेक्शन पीरियड में भी कोई बुला सकेगा? जरा इसके बारे में थोड़ा। मैं बहुत अच्छा आपका सवाल है, मैंने लास्ट शो पे भी इसका जिक्र किया था, लेकिन मैं दोबारा आपको जवाब दे दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन सिर्फ मुझे कान में बताया गया कि अभी हमारे ब्रेक का टाइम है,
ब्रेक पे जाने से पहले कपल ऑफ रिक्वेस्ट आपको कि दे वुड बी शो की ईमेल एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, और उसके अलावा जिस तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सोशल मीडिया पे शो को फॉलो करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद मैं पहले ब्रेक्सिट वाले सवाल का जवाब दूंगा एंड देन आई विल टेक सम मोर कॉल। सो इंशाल्लाह सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. वेलकम टू वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स वीडियो व्लॉग। अगर आपका कोई लैंडलॉर्ड डिस्प्यूट है, कोई लीज का मैटर है, आपका कोई बिजनेस डिस्प्यूट है या कोई लिटिगेशन का इशू है, आप हमसे रुजू कर सकते हैं। जो हमारी इनिशियल कंसल्टेशन है, अगर आप इस वीडियो का रेफरेंस देंगे, इस व्लॉग का रेफरेंस देंगे, तो आपकी इनिशियल कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस कंसल्टेशन के अंदर हम आपका लिटिगेशन या आपका डिस्प्यूट सुनेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी कॉस्ट क्या हो सकती है इसको परस्यू करने की। बैक टू द शो। अभी शो पे जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले कॉल आई, इन्होंने ब्रेक्सिट के बारे में पूछा। देखें जी, इस वक्त जो मैंने अगर 3-4 शो पहले भी देखें, मैंने एक बात बोली थी और थ्रू आउट आई थिंक 4 शोज़ पहले मैंने एक बात बोली थी और थ्रू आउट पूरा मंथ मेरी बात बिल्कुल दुरुस्त निकली है। वो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी और मैंने ये बोला था कि जो लोग ब्रेक्सिट को देख रहे हैं, मीनिंग जो पार्लियामेंटेरियन, उनको भी नहीं पता कि ब्रेक्सिट के साथ क्या करना है। तो सर मैं कौन हूँ आपको बताने के लिए कि ब्रेक्सिट के साथ क्या होगा। लेकिन फिर भी जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है इस वक्त, मैं आपको वो थोड़ा सा बता देता हूँ। अब इससे पहले कि मैं डिफ़ॉल्ट पोजीशन का आपसे जिक्र करूँ, मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात कि मेरे ख्याल से बेयारो मददगार तो ये नहीं छोड़ेंगे यूरोपियन यूनियंस को, बिकॉज बहुत बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द यूरोपियन नेशनल्स इधर रहते हैं, और इक्वलेंट तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक काफ़ी लार्ज पोर्शन ऑफ एक्सपैट्स, ब्रिटिश नेशनल्स, स्पेन, फ्रांस जो रिटायर होके गए हैं वैसे लेते हैं और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं। अगर प्रपोर्शन में देखा जाए तो इतने ज़्यादा नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा टैक्स पेयर्स उधर भी रहते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि बिल्कुल ही वो एक दिन बोले कि जी ना इधर ना उधर, आप सारे जी चले जाओ, बिकॉज फिर उधर भी प्रॉब्लम होगी। सो आई डू नॉट थिंक कि एट द एंड ऑफ द डे वो इतना बेयारो मददगार छोड़ेंगे यूरोपियन नेशनल्स को। लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी सिली हरकतें मैं देख रहा हूँ इस वक्त हो रही हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो आई होप, और मैं सारों के लिए होप करता हूँ, बिकॉज काफ़ी पाउंड हिट करेगा इस बात से और काफ़ी और हमारी डेली कॉस्ट पे खर्च पड़ जाएगा अगर हम लोग विदाउट एनी डील यूरोप से बाहर निकलते हैं। तो इस वक्त जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है, पहले मैं उसका जिक्र करता हूँ। हाँ, इससे पहले मैं उस पर आऊँ होम ऑफिस की तरफ से, ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अभी भी इस चीज़ को ऑनर तो कर रही हैं कि जो लोग ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। बाद में क्या होगा विल बी डिपेंडेंट ऑन कि यूके क्या करता है, बिकॉज अगर यूके ने एकदम दरवाजे बंद कर दिए तो सारी बात है रेसिप्रोकल तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ भी उन दरवाज़ों को बंद कर देंगी। सो एज इट इज़ राइट नाउ, अगर आप बोलें सारा कुछ सही चल रहा है। आगे क्या होगा वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ जो इस वक्त पोजीशन है, लेकिन जो मैं अभी आपसे बात करने लगा हूँ, क्या पता नेक्स्ट वीक तक ये पोजीशन चेंज हो जाए, बिकॉज होम ऑफिस वालों का फिर इरादा बदल जाए डिपेंडिंग ऑन पार्लियामेंट क्या करता है। तो इस वक्त क्या पोजीशन है पहले वो सुन लें। इस वक्त उन्होंने कहा है, 38 मार्च से उन्होंने स्कीम निकाली है कि जी आप एक काम कर सकते हैं कि प्री सेटल स्टेटस आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो लोग ऑलरेडी इधर आए हुए हैं और उनके 5 साल पूरे नहीं हुए वो प्री सेटल स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं। हम उनको 5 साल का वीज़ा देंगे। जिनके पास 5 साल कंप्लीट हो गए वो इंडेफिनेट यानी कि परमानेंट रेजिडेंस अपना हासिल कर लें। जिनके पास सब कुछ नहीं है या पुराने वीज़े लगे हुए हैं, यूरोपियन की बात करें, उन्होंने प्री सेटल स्टेटस अप्लाई करना है और उसकी जो डेडलाइन है उन्होंने वो दे दी है दिसंबर 2020, यानी कि जो यहाँ दिसंबर 2020 तक रह रहा है, जिस फैमिली मेम्बर उसका रह रहा है या इससे पहली डेट पे उसने उसको ज्वाइन किया है,
उन लोगों को इस वक्त यूरोपियन रेगुलेशन के अंदर, आपको पता है कि अब यूरोपियन रेगुलेशन 2019 शुरू हो गई हैं, जो भी रेगुलेशन उस वक्त तक होती है 2020 तक, अगर 19 के बाद वो 2020 वाली भी निकालते हैं, आई डू नॉट नो, बट वो कह रहे हैं कि हम उनको वीज़ा देंगे। अब जारी बात है कि अगर उनको देंगे तो सुरिंदर सिंह रूट भी चलता रहेगा, बिकॉज सुरिंदर सिंह रूट रेगुलेशन, ये रेगुलेशन की एक पैदावार है। अगर ये प्री सेटल स्टेटस वुड स्टैंड, एट द सेम टाइम साजिद साहब ने एक और रिक्वेस्ट की जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है कि जी हम एक टेम्परेरी लीव टू रिमेन यूरोपियन को स्टेटस दे देते हैं 3 साल का, अगर कोई डील नहीं होती। जारी बात है उस टेम्परेरी स्टेटस के अंदर वो अपने स्पाउसेस और फैमिली मेम्बर्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को भी ला सकते हैं। अब इस वक्त डिफ़ॉल्ट पोजीशन तो प्री सेटल स्टेटस की है, बिकॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने या होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट पे वो प्रोग्राम शुरू भी कर दिया है। ये जो टेम्परेरी स्टेटस वाली बात है, ये एक वैसे जिक्र हुआ था, एक पेपर आया था, बिकॉज सारी बात है होम ऑफिस को अपना पूरे चीज़ें तैयार करके रखनी है अगर हमारी कोई डील नहीं होती, विच इज़ हाईली अनलाइकली। मेरे ख्याल से एक्सटेंशंस मिलती रहेंगी यूरोपियन यूनियन की तरफ से, एंड यूरोपियन ये जो है पार्लियामेंट या जिनके साथ निगोशिएशंस हो रही हैं यूरोप के अंदर, बिकॉज इवन वो भी नहीं चाहते कि यूके एकदम बाहर आए, बिकॉज एकदम बाहर आए तो उनको भी 34 या 30 बिलियन पाउंड नहीं मिलने जो हमने प्रॉमिस किया हुआ है एज ए यूके नेशन के हम उनको देंगे। कौन 30 बिलियन पाउंड्स को ठुड्डा मारेगा कि हाँ जी आप चले जाएं? तो अगर यूके उनको कहेगा मैं 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए एक्सटेंशन, आई एम प्रिटी सर्टन कि वो देंगे। वो क्यों पहले मसल दिखा रहे थे उसकी मेरी एक अपनी लॉजिक है, बट मेरा वो प्रोग्राम उस नौयत का नहीं है, तो लेट्स नॉट गो देयर। मेरा सिर्फ कहने का आपको ये मतलब है कि अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स इस वक्त यूरोप के अंदर रह रहे हैं तो वो कुछ भी नहीं करते सिवाय इसके कि वो वेट करें। अगर वो मिनिमम 3 महीने यूरोप रहते हैं और सिचुएशन यहाँ चेंज नहीं होती तो जारी बात है वो सुरिंदर सिंह रूट के तहत यहाँ अप्लाई कर सकते हैं वापस आने के लिए। और अगर वो यूरोप में ही रह रहे हैं और यहाँ सिचुएशन ऐसी चेंज होगी है कि जी सारों को धक्का मार के बाहर निकाला जा रहा है, 100% तो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट बीच में आएंगी। जो प्रपोज किया गया है उसमें तो कहा गया है कि जी हम टेम्परेरी 3 साल के वीज़े देंगे लोगों को जो वापस आना चाहते हैं। तो मेरा या जो ऑलरेडी उधर हैं यूरोपियन और इधर आना चाहते हैं, बट कहने का मतलब कोई ना कोई अरेंजमेंट होगी। जो अभी ट्रांजिशनल अरेंजमेंट उन्होंने ऑफर की है, आई डोंट थिंक ये स्टैंड करेगी। आई थिंक जो प्री सेटल स्टेटस वाली बात है कि जी दिसंबर तक हम लोगों को यहाँ आने देंगे 2020 तक, आई थिंक वो बात मोर लाइकली है, बिकॉज आई डू नॉट थिंक कि यूके विदाउट अ डील जाएगा। बट हैविंग सेड सो, क्या पता पार्ट ऑफ द डील, बिकॉज वन ऑफ द मेन रीजन ब्रेक्सिट की इज़ फ्री मूवमेंट, वन ऑफ द की रीजन ब्रेक्सिट की इज़ इमिग्रेशन कंट्रोल। सो कुड बी के शायद वो कोई और नई चीज़ रेगुलेशन के अंदर ले आएँ। तो कहने का मतलब है सर कि ये इतनी बड़ी खिचड़ी बनी हुई है कि अगर आप सुबह देखेंगे तो कोई और चीज़ होगी, रात को देखेंगे तो कुछ और होगा। आप बस सब्र के साथ वेट करें और सिर्फ ये मुझसे पूछें जी कि अगर हम आज अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, बिकॉज मुझे खुद नहीं पता कल और परसों क्या नया लॉ वो निकाल देते हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। लेकिन क्योंकि उन्होंने अभी अप्रैल तक एक्सटेंशन मांगी है तो आई थिंक अप्रैल तक तो वही डिफ़ॉल्ट पोजिशन है कि एवरीबडी इज सेफ राइट नाउ। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ बेयारो मददगार किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज बहुत बड़ी पॉपुलेशन यूरोपियंस की इधर रह रही है, नॉट इक्विवेलेंट बट काफ़ी ठीक ठाक लोग यूरोप में भी रह रहे हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर, तारिक भाई आपके बहुत प्यारा आपने एक्सप्लेन किया, मुझे आप आंसर तो आ गया है। मैंने भी यही पूछना था। मैंने अपनी फैमिली का अप्लाई किया है, मेरे 3 बच्चे और मिसेज हैं जी, उनका मैंने ये सेटलमेंट वीजा अप्लाई किया है 2016 से, वो इनलीगल हो गए थे। इनलीगल से मुराद एप्लीकेशन मैंने डाली है लेकिन रिफ्यूज होता गया होम ऑफिस से जी। मेरे पास फ्रेंच पासपोर्ट है, मैं फ्रेंच नेशनल हूँ। तो अब मैंने उनका अप्लाई किया हुआ है लेकिन मैं ये फिंगरप्रिंट का वेट कर रहा हूँ। इस 11 को उनका ये फिंगरप्रिंट है, तो मैं कई चीजें उसमें डाउनलोड करना भूल गया हूँ। तो क्या कुछ इफेक्ट हो सकता है उसका? जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट मैंने नहीं किया और एक तो मैरिज सर्टिफिकेट और दूसरा बच्चों के सिर्फ मैंने बर्थ सर्टिफिकेट लगाए हैं। और मिसेज का जॉन साहब 5 साल की, उनको 8 साल हो गए इधर इस कंट्री में। आपको कितने साल हुए हैं? मुझे 10 साल हो गए हैं तकरीबन। काम करते हुए 5 साल का प्रूफ लगाया था आपने? नहीं, मैंने जब मैंने पहले अप्लाई किया था होम ऑफिस को, मतलब पेपर भेजे थे, वीजा अप्लाई किया था, उस वक्त लगाए थे। लेकिन उनकी मिस्टेक थी, उनको 2017 का मेरा रिकॉर्ड नहीं मिला जबकि मैंने भेजा था साथ। पता नहीं क्या चक्कर है, उनको नहीं मिला। उन्होंने अभी आपने सेटलमेंट अप्लाई किया या सिर्फ रेजिडेंट कार्ड अप्लाई किया उनको?
नहीं, इंडेफिनेट जब अप्लाई किया था वो तो स्टेट अवे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि लो इनकम की वजह से, कि आपकी इनकम लो है। तो फिर उसके बाद मैं कोर्ट में गया हूँ, कोर्ट में फिर मतलब है कि मैंने अपील की थी, तो जज ने भी रिफ्यूज कर दिया कि लो इनकम की वजह से। तो फिर उन्होंने कहा है कि मुझे जज ने कहा है कि आप इनका वीज़ा अप्लाई करो 5 साल का, तो प्रॉपर फुल टैक्स पे करो, उसके बाद फिर इंडेफिनेट अप्लाई करना। मैंने ऐसे ही किया है। मैंने फिर क्या किया है कि वीज़ा इनका अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो वीज़ा भी रिफ्यूज हो गया था। वो बस उनकी मिस्टेक थी, होम ऑफिस वालों की, मेरी नहीं थी। चलें, और आप हर दफ़ा लीगल रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, खुद कर रहे हैं सब कुछ? पहले मेरे पास सोलिसिटर थे लंदन में, ये एमआर सोलिसिटर थे। नाम ना लें किसी का, मैं बस नाम ना लें तो बेहतर है। बस ये बता दें, कोर्ट में जब गए थे तो आपके पास लीगल रिप्रेजेंटेशन थी? जी, उनके थ्रू कराया था, लेकिन हर बार उनकी समझ नहीं आई कि क्यों रिफ्यूज कर रहे हैं ना। चलें छोड़ें, आप बताएं, किसी का नाम ना लें, बेहतर है। अब मेरी बात सुन लें। मैं नाम ले रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने किसी के मतलब ये थ्रू सोलिसिटर के थ्रू करवाया था, लेकिन चलें ठीक होता गया ना। चलें ठीक है, मैं आपको कोई 2-3 बातें बता दूं प्लीज़, बड़ी मेहरबानी है आपकी। अब ज़रा मैं कुछ बातें आपको बता दूं, शुरू से शुरू करते कि कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलना चाहता आपका क्यों रिफ्यूज़ हुआ, बिकॉज मैंने आपका डिसीजन नहीं पढ़ा। मैं आपको एक जनरल बातें बता रहा हूँ। पहली बात है कि ओवरस्टे मैटर नहीं करता यूरोपियन यूनियन एप्लीकेशनों में। आप बेशक ओवरस्टे हो, इट डज़ नॉट मैटर, बिकॉज यूरोपियन रेगुलेशन उस चीज़ को इफेक्ट नहीं करती। सेकेंड बात कि कोई मिनिमम इनकम लेवल यूरोपियन एप्लीकेशनों में नहीं है। ये प्लीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई लोअर इनकम लेवल यूरोपियन एप्लीकेशंस में नहीं है। यूरोपियन एप्लीकेशंस में आपको 2 टेस्ट मीट करने और एक तीसरा टेस्ट जो होम ऑफिस ने लगाया है। जो यूरोपियन रेगुलेशन का 2 टेस्ट हैं, उनमें से एक कि आपकी एम्प्लॉयमेंट जेन्युइन होनी चाहिए और आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं वो जेन्युइन है, बोगस नहीं है। यानी कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, जेन्युइनली सेल्फ एम्प्लॉयड है, और अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप जेन्युइन नौकरी कर रहे हैं। एंड जो आपकी कंट्रीब्यूशन है वो इकोनॉमी को हो रही है। अब कंट्रीब्यूशन किसको कहते हैं? अगर आप केस लॉज देखें तो उसमें से एक केस लॉ ये है कि जी कंट्रीब्यूशन ये है कि एटलीस्ट जो एक फैमिली बेनिफिट कमाती है या जो गवर्नमेंट एक अलाउंसेस देती है एक फैमिली को, एटलीस्ट उतना अमाउंट वो फैमिली कमा रही हो। तो अगर आपकी इनकम लो थी तो आई होप आप बेनिफिट्स ले रहे थे, जिसमें वर्किंग टैक्स है, चाइल्ड टैक्स है, अगर आपके बच्चे भी इस मुल्क में थे। तो मैंने देखा है खुद केसेस में कि अगर आप छोटी इनकम पे लेकिन आप ये सारे हाउसिंग और चाइल्ड और वर्किंग टैक्स क्रेडिट ले रहे हो, ये सारा फिगर ऐड करके इतना फिगर बन जाता है कि आप थ्रेशोल्ड को मीट कर लें। तो मुझे आपके केस का बिल्कुल नहीं पता, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपने तो प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन की थी कि आप कोर्ट में क्यों आ रहे। आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट ऑन दैट। कभी कभी क्या पता ये सारे बेनिफिट ऐड करके भी आप मिनिमम लेवल इनकम का जो बेनिफिट्स वाला होता है मीट ना कर रहे हो, या क्या पता बेनिफिट ही ना ले रहे हो। आपको यही ना पता हो कि यूरोपियन यूनियन पे बेनिफिट ले सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस बात का। बट आई एम नॉट गोना गो इनटू डिटेल। सिर्फ मैं ये इसलिए बताया बाकी लोगों के लिए कि उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाए। अब टेक्निकली आप बिल्कुल 5 साल की एप्लीकेशन सेटलमेंट की भी डाल सकते थे, बशर्ते सब्जेक्ट टू कि कंटिन्यूसली 5 साल आपने यहाँ काम किया। और मज़े की बात है कि वो 5 साल का पीरियड आप कोई भी कंसेक्टिव पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर 2019 पे एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि 2015 से लेके 2019 तक का 5 साल का पीरियड आप सिलेक्ट करें। आप 2011 से लेके 2016 तक का भी 5 साल का पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज शी वॉज योर स्पाउस एट द टाइम। तो एज लॉन्ग एज कंसेक्टिव पीरियड हो। तो मुझे नहीं पता कि जो आप बोल रहे हैं कि शायद कंसेक्टिव पीरियड में आपका कोई गैप आ गया हो। कभी कभी मेरे पास लोग आते हैं, मैं कहता हूँ जी अगर आपका 18 में कोई गैप है तो 18 को छोड़ दें। अगर आप 10-15 साल से इधर रह रहे हैं, आप 10 से लेके 15 तक चूज़ कर लें, आप 12 से लेके 17 तक चूज़ कर लें, क्योंकि कंसेक्टिव 5 ईयर पीरियड होना चाहिए, करंट 5 ईयर नहीं होना चाहिए। बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल देयर बिकॉज मैंने आपका केस नहीं पढ़ा, बट दैट इज समथिंग यू कैन लुक इनटू। बट लगता ये है कि 5 साल का शायद आपका पीरियड इसलिए ना माना गया हो कि कंसेक्टिव 5 साल आपने अर्निंग नहीं की। एक दफ़ा लो इनकम और इनकम भी पूरी नहीं है पूरे 5 साल के अंदर, कि 1 साल शायद आपका कुछ मिसिंग हो। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात है, देखिए होता ये है कि रिलेशनशिप प्रूव करना यूरोपियन एप्लीकेशन में मैंडेटरी है। और अगर आप यूरोपियन रेगुलेशन को देखें तो उसमें कहा गया है हर एप्लीकेशन के अंदर आपने रिलेशनशिप प्रूव करनी है। तो अगर होम ऑफिस अपनी डिस्क्रेशन इस्तेमाल करता है तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देगा कि आपने अपलोड नहीं किए ये डॉक्यूमेंट, और कहेगा क्योंकि आपका केस पुराना भी चल रहा था, प्रीवियस एप्लीकेशन में हमें पता था कि आपने ये सारा कुछ डाला हुआ है, तो दैट्स फाइन।
लेकिन अगर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया तो लाइक आई सेड ईए रेगुलेशन का ये फ़ायदा है कि ये एप्लीकेशंस बड़ी चीप होती हैं, बल्कि जो ईए रेगुलेशन 19 है उसमें तो फ्री है नई एप्लीकेशंस। सो कहने का मतलब है कि अगर किसी वजह से रिफ्यूज़ होती है आप उस चीज़ को दुरुस्त करें और दोबारा से अप्लाई कर दें। ये वो वाली एप्लीकेशन तो है नहीं ह्यूमन राइट वाली कि भाई 21-2100 मैंने हर दफ़ा देना है तो इतना मेरा पैसा लग रहा है। आपने तो सर जी 65 पाउंड देने हैं सिर्फ, वो भी नई रेगुलेशन में फ्री है। लेकिन अगर हम पुरानी रेगुलेशन की भी बात करते हैं तो आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट यू कि अगर आपका दोबारा रिफ्यूज़ होता है तो जो इस फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाके एक दफ़ा अपना केस दिखा लें, स्पेशली पुराना भी देख लें वो, ताकि उनको पता चले कि क्यों आपको लास्ट टाइम इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नहीं मिला, जबकि लो इनकम रिक्वायरमेंट नहीं है, जेन्युइन एंड कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी रिक्वायरमेंट है। जो कंट्रीब्यूशन ऑन इकोनॉमी है उसमें वो बेनिफिट को कंपेयर करते हैं, और अगर एक बंदा ऑलरेडी सारे बेनिफिट ले रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका फिगर ऊपर चला जाता है। तो दैट इज़ बिट कंफ्यूजिंग, बट आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर में। तो अगर रिफ्यूज़ भी होता है जस्ट मेक अ न्यू एप्लीकेशन। सो मुझे बताया जाता है कि इस वक्त हम ब्रेक पे जाने लगे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन देयर वुड बी ए ईमेल। और एक और बात बोल दूं जो मैं हमेशा सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ सोशल मीडिया के ऊपर शो को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच जो लोग फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट। अब हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आई विल टेक सम मोर कॉल्स इंशाल्लाह। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. वेलकम टू वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स वीडियो व्लॉग। अगर आपका कोई लैंडलॉर्ड डिस्प्यूट है, कोई लीज का मैटर है, आपका कोई बिजनेस डिस्प्यूट है या कोई लिटिगेशन का इशू है, आप हमसे रुजू कर सकते हैं। जो हमारी इनिशियल कंसल्टेशन है, अगर आप इस वीडियो का रेफरेंस देंगे, इस व्लॉग का रेफरेंस देंगे तो आपकी इनिशियल कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस कंसल्टेशन के अंदर हम आपका लिटिगेशन या आपका डिस्प्यूट सुनेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी कॉस्ट क्या हो सकती है इसको परस्यू करने की। वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं आप? सर ठीक है? बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। सर दो क्वेश्चन थे मैंने आपसे पूछने थे। मुझे परमानेंट रेजिडेंस मिली थी आफ्टर रिटेन राइट्स ऑफ रेजिडेंस इन 2000 बैक इन 2018 मई में मुझे मिली थी परमानेंट रेजिडेंस। अच्छा, उसमें ये है कि जो डेट है बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट पे वो थी 10th। तो मुझे ये कंफ्यूजन थी कि मेरी जो डीम डेट है वो थोड़ी सी बैक डेटेड है। तो अबाउट 3-4 वीक्स अगो आपने इंफॉर्मेशन मुझे दी थी कि आप फर्दर अगर क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं तो आप अपनी SAR जो है ना वो फेच करवा लें होम ऑफिस से। तो मैंने उनको ऑनलाइन रिक्वेस्ट सेंड की तो फाइनली मुझे जो है वो SAR मुझे रिसीव हुई, लेकिन उसमें एक बड़ी स्ट्रेंज इंफॉर्मेशन है। मुझे BRP कार्ड वो दे रहे हैं 10th ऑफ मई को, जो कि BRP कार्ड के ऊपर स्टेटेड है डेट, लेकिन जो मैं उसके केस वर्कर के नोट्स देखता हूँ SAR में, वहाँ पे उन लोगों ने स्टेट किया हुआ है कि वी कैन कंफर्म द एप्लीकेंट एक्वायर्ड द परमानेंट रेजिडेंस इन जुलाई 2018। अब इस केस में अगर तो मैं BRP कार्ड जो कि 12 मंथ्स तक होल्ड करूं, सो आई विल बी इंटाइटल्ड बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ फॉर अप्लाइंग फॉर नेचुरलाइजेशन। लेकिन जब अगर मैं एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ होम ऑफिस, अगर वहाँ से वो उसको चेक करते हैं तो वहाँ पे इंटाइटलमेंट जुलाई की है। तो ये ना हो कि मुझे वो रिफ्यूजल लग जाए, आई कुड लूज द मनी एंड यू नो काफ़ी एक्सपेंसिव है ये। बाकी सारी वो मैंने चेक करवा ली, पुलिस रिकॉर्ड और CCJ वो भी मैंने ऑनलाइन चेक करवा लिया है, लाइफ इन द UK भी डन है, यानी कि मैं इन शॉर्ट मैं गुड टू गो हूँ।
लेकिन मैं जरा थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि इसमें क्या करना। और छोटा सा एक और क्वेश्चन था साथ में ऐड करो। आपने ऑलरेडी ब्रेक्सिट के बारे में बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया, जो कि काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। लेकिन मेरे केस में जिन लोगों ने वैसे ही परमानेंट रेजिडेंस होल्डर हैं, जो उन लोगों को सेटल, अगर तो वो ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करते तो सेटल अप्लाई करना जरूरी है। डील और नो डील दोनों केसेस में क्या पीआर होल्डर जो है वो सेफ साइड पे? बस ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। थैंक यू सो मच यार। जहाँ तक आपने मुझे अभी SAR की बात बताई तो बेहतर है पहले कोई अच्छी तरह से जिसका ये काम है वो पढ़ ले, या मैं उसको पढ़ लूँ तो बता सकता हूँ, वरना तो टेक्निकली आपके 12 मंथ काउंट होते हैं जब आपको वो बायोमेट्रिक लगाओ। कभी कभी इनफैक्ट ये होता है कि लोगों के बायोमेट्रिक पे डेट 2000 मई 2018 की होती है, लेकिन डीम्ड पे लिखा होता है जनवरी 2018। मैंने वो वाले भी देखे, तो फिर हम कहते हैं जनवरी 2018 से काउंट करो। आपने तो उल्टी एक बात मुझे बता दी है कि वो आगे से है, क्योंकि दोनों पीरियड्स में कुछ मंथ्स का डिफरेंस है टू प्ले इट ऑन द सेफ साइड कि अब जुलाई तक वेट कर लो। लेकिन मेरे ख्याल से बेहतर है किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को जाके अपनी SAR एक दफ़ा पढ़ा दो कि वो आपको अपना व्यू भी दे दें। बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने आपके SAR के अंदर जो कमेंट्स लिखे हैं वो पूरी तरह से नहीं पढ़े, तो आई कैन नॉट से एनीथिंग। लेकिन आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके इस चीज़ से डिस्कस कर लो, वरना अगर वेट भी करना पड़ता है तो वी ओनली टॉकिंग अबाउट 2-3 मंथ्स। लेकिन आप पूछ सकते हो। जहाँ तक बात है जिन लोगों के पास PR है, जारी बात है वो लोग कह रहे हैं कि जी आप प्री सेटल स्टेटस के अंदर सारे दोबारा अप्लाई करें। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट उनसे कर रहा हूँ कि क्योंकि प्री सेटल स्टेटस की उन्होंने डेडलाइन दी है दिसंबर 2020 इस वक्त, अगर आपका PR का +1 ईयर दिसंबर 2020 से पहले हो जाता है पूरा, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। यू कैन जस्ट सिट बैक और आप फिर एक ही दफ़ा नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन डाल देना। आपने भी बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जी अगर मेरी नो डील हुई ब्रेक्सिट की, तो अभी जो टेम्परेरी लीव टू रिमेन है उसका आया है, उस पर उन्होंने PR वालों को बोला है दे कैन जस्ट सिट बैक एंड दे कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर नेशनलाइजेशन। लेकिन जो भी डिफ़ॉल्ट पोजीशन हुई वो आपको क्लियर हो जाएगी इन द कमिंग डेज एंड मंथ्स। इस वक्त मेरे ख्याल से आप प्री सेटल स्टेटस की बेसिस पे चलो। अगर कोई चीज़ चेंज होती है उस वक्त हम डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज अभी इतने सिनेरियोज हैं। आप देख लो हर रोज़ तो ये लोग 10 से 12 पिटिशंस डाल रहे हैं, पार्लियामेंट में डिस्कशंस कर रहे हैं। तो लेट्स सी के ऊँट किस तरफ जाके किस पहाड़ के नीचे बैठता है। बट फॉर द टाइम बीइंग एवरीबडी शुड फॉलो कि जो प्रोसेस होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर चल रहा है, जो कि प्री सेटल्ड स्टेटस वाला है। जिन लोगों के पास ऑलरेडी PR है, मेजॉरिटी से भी ज़्यादा वो सारे वो हैं जो अभी प्री सेटल स्टेटस के ख़त्म होने से पहले ही उनके नेशनलाइजेशन की बारी आ जाएगी, तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली अपनी नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन डाल दें, अदरवाइज़ उनको भी प्री सेटल स्टेटस दोबारा अप्लाई करना है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू, क्योंकि आपका PR ऑलरेडी लगा हुआ है और प्री सेटल स्टेटस की जो डेडलाइन है वो 2020 दिसंबर तक है, और सारे जिनका PR लगा हुआ है वो नेशनलाइजेशन की उनकी बारी उससे पहले आ जाएगी, तो दे कैन जस्ट वेट इट आउट एंड अप्लाई कर दें नेशनलाइजेशन के लिए। और अगर डिफ़ॉल्ट पोजीशन चेंज हुई हम इस शो में बता देंगे, वरना आपको टीवी पे और भी पता चल जाएगा। सो जस्ट वेट पेशेंटली। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। तारिक साहब, एक बात पूछी थी। मैं इटालियन नेशनल हूँ और पिछले 3 साल से मैं UK में रह रहा हूँ। मैं कोई बेनिफिट नहीं ले रहा हूँ और मेरी वेजेस तकरीबन 800 पाउंड मंथ बनती है। जी सर। तो मैंने सुना था कि एक लॉ है, यूरोपियन लॉ है कि मैं अपने भाई को सपोर्ट करता हूँ, एवरी मंथ पाकिस्तान उसको मैं पैसे भेजता हूँ, तो मैं उसको यहाँ पे सेटलमेंट के लिए बुला सकता हूँ या नहीं बुला सकता? प्लीज़ आप ये बता दें। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें जी, पहली बात है कि जो आपके भाई हैं वो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की कैटेगरी में आएंगे। तो सबसे अच्छी बात है एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के लिए वो ये है कि अब ये रेगुलेशन 2019 शुरू हो गई हैं, और ये रेगुलेशन 2019 में एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर को उन्होंने राइट ऑफ अपील दे दी है। यानी कि अगर आप किसी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की एप्लीकेशन डालेंगे और वो रिफ्यूज़ होती है तो आपको राइट ऑफ अपील मिलेगा। तो पहली बात तो ये टिक हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेजॉरिटी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ क्यों होती है। एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एप्लीकेशन जब आप डालते हैं आपको 2 शराइत पूरी करनी पड़ती है। पहले मैं आसान वाली शर्त बता देता हूँ। आसान वाली शर्त यह है कि UK के अंदर दे आर स्टिल योर डिपेंडेंट्स, यानी कि आप UK में हैं और आप उनको पैसे भिजवा रहे हैं तो दे आर स्टिल योर डिपेंडेंट्स, या वो आपके हाउस होल्ड के अंदर रहते हैं।
अभी आपने मुझे बोला कि तारिक भाई मैं अपने भाई को पैसे भिजवा रहा हूँ, यू आर इन द यूके, आप उनको पैसे भिजवा रहे हैं, तो ये साइड ऑफ द रिक्वायरमेंट आप पूरी करें। या पैसे भिजवा रहे होते या दे वर मेंबर ऑफ योर हाउस होल्ड, यानी कि आपका जो घर है, जो आपके नाम पे घर है, उधर वो रहते हो। अब पुरानी रिक्वायरमेंट पे आते हैं, जो एक और आपको मीट, पुरानी नहीं पहली वाली रिक्वायरमेंट है जो आपको मीट करनी है। 2 पार्ट्स होते हैं रिक्वायरमेंट के, और अक्सर लोग उस रिक्वायरमेंट में फेल हो जाते हैं एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर के अंदर। वो ये है कि बिफोर यू केम टू यूनाइटेड किंगडम, आपकी बात हो रही है, आपके भाई की बात नहीं हो रही। बिफोर यू केम टू यूनाइटेड किंगडम, वो भाई आपके डिपेंडेंट थे। अब अक्सर लोग ये भूल जाते हैं इधर आके, क्योंकि उनके जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर उनको अभी उन्होंने देना पैसा शुरू किया है, कि भाई वो इस तरीके से क्वालिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज यूके की जो माइग्रेशन है, EU रेगुलेशन है, उनमें ये रिक्वायरमेंट भी है कि आपके पाकिस्तान आने से पहले भी दे वर आइदर फाइनेंशियली डिपेंडेंट अपॉन यू or they were member of your household। तो ये 2 शराइत आपने पूरी करनी कि अगर आप यहाँ खड़े हैं आज, तो यूके आने के बाद भी दे आर योर डिपेंडेंट, एंड यूके से पहले भी दे वो योर डिपेंडेंट और मेंबर ऑफ योर हाउस होल्ड। तो आप, मुझे पता है आपने बोला तारिक भाई मैं इटालियन हूँ और मैं अब इधर हूँ, मुझे ये नहीं पता कि जब आप इटली में थे विद द इटालियन पासपोर्ट, नॉट उस वक्त जब आप अपना कोई स्टेटस कर रहे थे कि आपकी आवाज़ से लग रहा था कि आप शुरू में पाकिस्तानी थे, नॉट जब आपका केस चल रहा था, नॉट दैट, व्हेन यू बिकेम इटालियन, उसके बाद भी आप सपोर्ट कर रहे थे अपने ब्रदर को, यानी बिफोर यू केम टू द यूके, दैट इज़ द करेक्ट टेस्ट। तो अगर आप वो चीज़ प्रूव कर सकते हैं, तो फिर किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके अपना केस डिस्कस करें, एंड ऑफ कोर्स आप अपने भाई को फिर सब्जेक्ट टू कि आप एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के बाकी रिक्वायरमेंट्स मीट करें, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर उन्होंने रिफ्यूज़ किया तो आपको इन कंट्री राइट ऑफ अपील मिलेगी, बिकॉज आप कवरिंग लेटर में मेंशन करेंगे कि मैं ये रेगुलेशन 2019 के तहत अप्लाई कर रहा हूँ, उस पर मुझे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर राइट ऑफ अपील मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी, सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। सर मेरा ये सवाल है जी, मेरे बच्चों का वीजा अप्लाई किया था, सेटलमेंट वीजा, तो मेरे को रिफ्यूज कर दिया कि मेरे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट लेट का रजिस्टर हुआ था, गांव में थी नहीं सुविधा, तो 17 साल के बाद में हुआ रजिस्टर, तो यही वजह से हमको रिफ्यूज कर दिया पेपर। तो गांव में इतना सुविधा भी नहीं थी, और हमने स्कूल में दाखिल किया था, वही सर्टिफिकेट वही बर्थ टाइम के हिसाब से उसका नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, मगर वो मान रहे नहीं, वो बोल रहे कि ऑनलाइन में कोई भी ले सकता है। आप मुझे ये बता दें कि आपने अपील कर दी है? अपील कर दीजिए। बस बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात सुन लेंगे आप फोन रख के प्लीज टीवी पे। थैंक यू सो मच सर। अगर जो 2 रिफ्यूज मैं पढ़ता हूँ होम ऑफिस के, 2 खास रिफ्यूज़ल, अगर मुझे कोई 1 पाउंड दे हर दफ़ा जब मैं ये रिफ्यूज़ल पढ़ता हूँ, तो अभी तक मैं काफ़ी महंगी गाड़ी खरीद के चला रहा होता। वो ये है कि 2 चीज़ों पे होम ऑफिस को समझ नहीं आती। एक मैरिज पे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड सर्टन केसेस, इंडिया में इट इज़ वेरी कॉमन कि आपकी शादी होती है लेकिन मैरिज रजिस्ट्रेशन काफ़ी सालों के बाद होती है। तो होम ऑफिस अक्सर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी हमें कैसे पता ये जेन्युइन मैरिज है, बिकॉज ये शादी हुई बाद में, मैरिज सर्टिफिकेट इशू हुआ। इस तरह ख़ास तौर पे अफगानिस्तान में ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि बच्चे पैदा होते हैं और यकीन करें उस वक्त तक उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती जब तक बच्चों का पासपोर्ट ना बने। पाकिस्तान में भी कुछ लोग ये हरकत कर देते हैं और इंडिया में भी बड़ी कॉमन है। तो होम ऑफिस को आई थिंक अभी तक इस बात की समझ नहीं आया। आई एम वेरी सरप्राइज कंसिडरिंग कि कितने बंगाली, कितने इंडियन, कितने पाकिस्तानी, कितने अफगानी एंट्री क्लियरेंस अप्लाई करते हैं शादी करके या अपने बच्चों के लिए जब उनको स्टेटस वगैरह मिलता है। आई एम वेरी शॉक कि होम ऑफिस को अभी तक ये फिगर आउट नहीं हुआ कि ये गैप तकरीबन हर तीसरी एप्लीकेशन के अंदर है। तो घबराने की बात नहीं है, आप बिल्कुल अपनी अपील करें। और आपको पता है एंट्री क्लियरेंस के ऊपर अपील 1 साल के बाद आती है या 10 महीने के बाद आती है। आप ये करें कि अपने फॉरेन ऑफिस से सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन करवा के आप अपील इम्प्लीमेंटेशन या अपील रिव्यू टीम है, अपील इम्प्लीमेंटेशन तो एक और टीम है, अपील रिव्यू टीम है, आप उनको भेजें रिव्यू के लिए कि देखें जी ये मेरा सारा एविडेंस है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि ये बोगस है सारा कुछ। बिकॉज अगर होम ऑफिस आप पे इल्ज़ाम लगाता है कि एक डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है, तो बाय लॉ उनको प्रोड्यूस करना होता है जिसको हम कहते हैं DVR, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट। आप अपने लॉयर को बोलें होम ऑफिस को पुश करें, ये जो अपील रिकंसिडरेशन यूनिट है, कि ठीक है जी अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरा ये जेन्युइन नहीं है, ये मैं उसका सबूत दे रहा हूँ, आप मुझे अपनी DVR भेजें।
देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपकी 10 महीने अपील जो अभी आनी है 10 महीने के बाद, उससे पहले ये लोग आपके साथ कोई मुफ़्फ़ा कर लें और ये 10 महीने का वेट नहीं करेंगे। अब वो आप जितना जल्दी अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, जितना जल्दी ये अपील रिकन्सिडरेशन टीम के पीछे पड़ सकते हैं कि जी दिखाएं मुझे DVR किधर है जिसमें आपने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है, तो देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आपको 10 महीने वेट नहीं करना पड़ेगा और आपकी अपील का या आपका जो केस का डिसीजन है बहुत जल्दी हो जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट और अपने MP के थ्रू भी थोड़ा सा प्रेशर दें और MP को भी एक्सप्लेन करें कि देखें जी ये जो इन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया इसकी कोई नौयत नहीं है, बिकॉज ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है हमारी कंट्री में कि हम बर्थ सर्टिफिकेट्स को रजिस्टर कराते हैं बड़े सालों के बाद। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जेन्युइन नहीं है, ये जिस रजिस्टर ऑफिस से हुआ ये लें उसकी स्टैम्प फॉरेन ऑफिस से कि ये सब कुछ जेन्युइन है। थैंक यू सो मच। एक जल्दी से एक और कॉल लेते हैं, देन आई थिंक वील हैव टू क्लोज द शो। सो एक और कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम इश्तियाक है जी। मेरा कज़न बेल्जियम नेशनल है, यूरोपियन नेशनल है, 4-5 साल से यहाँ रह रहा है। तो उसने अब पाकिस्तान से शादी करके वाइफ को बुलाया। वाइफ 1 साल 2 साल होने वाले हैं। उसकी वाइफ के पास रेजिडेंस कार्ड है 5 साल का। क्या वो अपने बहन भाइयों को पाकिस्तान से बुलवा सकते हैं, वो हस्बैंड या वो वाइफ? थैंक यू सो मच सर। आपकी कॉल का मैं जल्दी जवाब देता हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि ज़रा लंबा दूँ, लेकिन मुझे बार बार कह रहे हैं टाइम पूरा हो गया है। जो नई रेगुलेशन, वाइफ ही बुला सकती है या उसका हस्बैंड बुला सकता है? मैं अर्ज कर रहा हूँ, सुन लें सर। जो नई यूरोपियन रेगुलेशन आई है, पुरानी में भी ये था कि जो यूरोपियन नेशनल है वो अपने बहन भाई को बुला सकता है, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर को, लेकिन स्पाउस अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर को नहीं बुला सकती। यानी कि जो नॉन यूरोपियन नेशनल है वो अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर को नहीं बुला सकते, वो सिर्फ अपने माँ बाप को बुला सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स जो यूरोपियन यूनियन है वो अपने एक्सटेंडेड फैमिली को बुला सकता है, अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ को बुला सकता है, लेकिन जो अपनी बीवी के भाई वाई कज़न वज़न एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर है उनको नहीं बुला सकता, बिकॉज उसकी ममानत है। थैंक यू सो मच सर। हमारा टाइम अब ख़त्म हुआ है इस वीक का। अगेन थैंक यू सो मच। लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं सोशल मीडिया पे शो को। आई एम ग्रेटफुल टू यू। इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सोशल मीडिया पे शो को फॉलो करें, शेयर करें। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और अब आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी इंशाल्लाह ताला। मैं जो हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें। अगर आपके पास, जो कि तकरीबन हर एक के पास फ्री मेडिकल फैसिलिटी है, तो प्लीज़ अपना वेलमैन चेक करा लें, अपने ब्लड वगैरह और सारा कुछ, ताकि आई होप आपका सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट बॉटम ऑफ द स्क्रीन देयर वुड बी शो की ईमेल। आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीक। अल्लाह हाफिज़।